नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good afternoon, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी से एक ऐसी शख्स से रूबरू करवाने जा रही हूँ जो कि श्री राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा पर बनी फिल्म 695 में रघुनंदन जी की अहम भूमिका निभा रही है, जो कि 19th ऑफ जैन को रिलीज होने जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेता अशोक समर्थ जी की, जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। एक ऐसी शख्सियत जो दिलों में राज करती है। जी हाँ दोस्तों, तो मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। जय श्री राम। जय श्री राम सर एंड वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सर, जी सबसे जी। पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि 695 में आपको कितनी कोशिशों का सामना करना पड़ा और आपको हार नहीं माननी पड़ी, क्योंकि जो मेरे शो की थीम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं जानना चाहूंगी कि कितनी मुश्किलें आई इस फिल्म में और ये सफर कैसा रहा। और सबसे पहले 695, क्योंकि इसका एक अलग ही इतिहास है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए क्या है, प्रभु राम के जीवन में ही 12 साल का अगर वनवास है, प्रभु राम जी का जीवन ही इतना संघर्षमय और दुख भरा और एक दुनिया को एक अनुभव देने के योग्य बना, तो फिर हम सभी लोग बहुत ही कॉमन लोग हैं। तो बस हम लोगों ने ये सोचना चाहिए कि ये प्रभु को भी नहीं छूटा है, तो हमको कैसे छूट सकता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इस फिल्म की, मेरे कास्टिंग की। मैं आपको जी विस्तार से उसका एक अनुभव शेयर करना चाहूंगा। जी जी सबसे पहले तो 695 इसकी कास्टिंग की कहानी मैं आपको बताता हूँ। योगेश भारद्वाज, इनकी वजह से हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में मुझे पहला जी हिंदी करने का मौका मिला। और मैं योगेश भारद्वाज और आदिश के अर्जुन दोनों का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जी योगेश जी से जो मेरी मुलाकात हुई वो आदिश के अर्जुन जैसे दिग्गज संवाद लेखक उनकी वजह से हुआ। क्योंकि आदिश के अर्जुन जी ने विले पार्ला में मेरा एक मराठी थिएटर का जो मेरा एक प्ले था, केस जी नंबर 9, और वो प्ले देखने के लिए आदिश जी एक बार नहीं 2-3 बार आए। और एक दिन साथ में उन्होंने योगेश जी को बुलाया और मेरे जीवन की पहली हिंदी फिल्म शबनम मौसी, जी जिसके लिए योगेश जी ने मुझे उस फिल्म में मुख्य विलन के तौर पे उन्होंने मुझे कास्ट किया। फिर कहानी आगे बढ़ती गई। मेरे मराठी थिएटर के बैकड्रॉप है, एक हमारे जो जो थिएटर की परंपरा कमर्शियल और एक्सपेरिमेंट होता है मराठी में,
जी, तो मेरा जर्नी तो बड़ा खतरनाक है, लेकिन आज हम केवल 695 की बात कर रहे हैं, तो फिर मेरे डायरेक्टर वामन केदरे साहब जो है, वो उनके साथ में ये सब कुछ मैं सीखा हूँ। वो जी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बहुत बड़े मुख्य रहे हैं वहाँ पर। और उनके साथ मैंने मेरा फर्स्ट प्ले किया था, रणांगण करके। जी, रणांगण ये मेरा मराठी रंगमंच का फर्स्ट प्ले था। और शबनम मौसी हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री की मेरी पहली हिंदी फिल्म थी। ओह! उसके बाद बहुत सारी हिंदी फिल्में, जैसे इंसान हो, राजकुमार संतोषी साहब ने उस फिल्म में जी, मुझे जी, कास्ट, अक्षय कुमार, अजय देवगन जी के अपोजिट में। बाद में मेरे जीवन में 140 की लास्ट लोकल नाम की एक फिल्म आई, जिसने मुझे बहुत सारे यस, नॉमिनेशन दिलवाए, बहुत सारी सराहना हुई मेरी। जी, जी, फिर राजकुमार संतोषी साहब ने दोबारा मुझे फैमिली नामक एक फिल्म में मुझे कास्ट किया। अमिताभ बच्चन साहब के साथ में उन्होंने मुझे मौका दे दिया। और मेरा एक जर्नी वहां से, मेरा एक बॉलीवुड सिनेमा इंडस्ट्री का शुरू हुआ। ये चलता रहा, साथ में मैं अपना थिएटर भी करता रहा। और बहुत सालों बाद अचानक एक दिन मुझे योगेश जी ने फोन किया कि बोले, अशोक जी, एक ऐसी ऐसी फिल्म मैं करने जा रहा हूँ, और मुझे आपको नरेशन देना है। तो मैं बोला, जी, चलो ठीक हूँ, आप मुझे बताइए। और मैं मुंबई योगेश जी से मिलने के लिए चला गया। एयरपोर्ट के नज़दीक एक होटल है, उस होटल के कैफेटेरिया में योगेश जी बैठे थे। मैं 15-20 मिनट लेट हुआ ट्रैफिक की वजह से, और वहां पे मैं एंटर हुआ। जी, फटाक खड़े होकर उन्होंने मुझे अपने गले लगाया। बहुत सालों बाद हम लोग मिल रहे थे, तो थोड़ा सा एक दूसरे के ओह! उस आलिंगन के अंदर एक इमोशनल बॉन्डिंग हमारा पहले से रहा है। जी, और वो, मैं बोला कि मैं फ्रेश होके आता हूँ। और मैं वॉशरूम जाके आया तो मुझे उन्होंने कहा कि यार अशोक, मुझे थोड़ा सा चक्कर सा आ रहा है। तो जी, मैंने बोला, ऐसा थोड़ी होता है। बोले, चलो उस कॉर्नर पे थोड़ा सा ग्लास के पास बैठते हैं, आराम से हवा जाएगी, हम चाय वाय पीते। हमने टी जी, कॉफी का ऑर्डर भी दे दिया। और देखते देखते उनको बहुत ही चक्कर आने लगा, उनको वोमिटिंग का ओह! फीलिंग आने लगा। फिर मैंने इमीडिएट उस होटल की वैन में बिठाकर विले पार्ला के अस्पताल में मैंने उनको भर्ती करवाया। जी, ईसीजी निकल आया, उनका बीपी चेक किया, बाद में उनका डायबिटीज चेक किया, सब कुछ रिजल्ट कुछ नहीं आया। लेकिन जी, उनको चेक, बट वो मुझे थोड़ा सा आइडिया था, क्योंकि मेरे मम्मी को भी ऐसा वर्टिगो का एक इशू है, तो उस हिसाब से जी, बाद में निष्कर्ष तक तो कुछ पहुंचे नहीं हम लोग। लेकिन फिर मैंने भाभी जी को फोन किया कि ऐसा ऐसा हुआ है, वो मुझे नरेशन के लिए बुलाया था, ऐसा ऐसा जी, हुआ। उस दिन बिना नरेशन के योगेश जी, मतलब वो उस दिन बड़ा हमारा अजीब रहा, क्योंकि उनके जीवन में पहली बार उनके साथ ऐसा हो रहा था। और जी, फिर भाभी भाभी को मैंने बुलाया, और भाभी जी के साथ फिर मैंने उनको घर पे भेज दिया। अब शूटिंग नजदीक आ रही थी, और मैंने बोला, सर, मैंने बोले कोई बात नहीं, हम करेंगे। प्रोड्यूसर साहब जो हमारे श्याम चावला जी है, उनको भी जी, उन्होंने बता दिया कि अशोक भाई को मैंने फाइनल कर दिया है, उनको कहानी सुनाई वगैरह। और उनकी तरफ से तो उन्होंने फाइनल किया था। मुझे क्या किरदार है, क्या कैरेक्टर, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। एक जी, ऊपर ऊपर की कहानी उन्होंने मुझे बताई थी कि ऐसा ऐसा है। और ये रामचंद्र दास परमहंस जो है, जो सनातन हिंदू धर्म की परंपरा को अपनी उम्र के 82 साल तक उन्होंने अबाधित रखा। तो जी, उनसे प्रेरित है ये कैरेक्टर, ऐसा उन्होंने मुझे कहा था। बस उतना ही हमारा कॉन्वर्सेशन इस फिल्म के बारे में हुआ। और शूटिंग की डेट्स मुझे आई, फ्लाइट का टिकट आया, और मैं कंफ्यूज इसलिए रहा कि एक अलग तरीके की कहानी बन रही है, और जी, जिसमें होमवर्क करने के लिए मेरे पास कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है, और मैं तो शूटिंग के लिए जा रहा हूँ। लेकिन बाद में योगेश जी ने मैंने बोला था कि एटलीस्ट मुझे, मैं ट्रैवलिंग करूँ तो ट्रैवलिंग में मुझे पढ़ने का मौका मिलेगा, आप मुझे स्क्रिप्ट भेज दो। तो उन्होंने मुझे मेल कर जी, दिया, मैंने स्क्रिप्ट को पढ़ा, और मैं तो पागल हो गया वो कहानी सुनकर। और ये उस दिन मुझे पता चला
एयरपोर्ट से लेके अयोध्या पहुंचते पहुंचते कि मैं जी। उस फिल्म लीड कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो ओह! फिर मैंने योगेश जी से कहा कि सर, मेरे पास होमवर्क करने के लिए कोई मौका नहीं है और आज ऐसा क्यों? नहीं नहीं, बोले मुझे जी, विश्वास है। तो इस तरह का मेरा उनके साथ ट्यूनिंग है। तो उस जी, दिन रात भर मैं सोया नहीं हूँ, जिस दिन मेरा नेक्स्ट डे मेरा शूटिंग था। जी, और पूरी कहानी मैंने दोबारा एक बार नहीं दो बार, प्रैक्टिकली 4 साढ़े 4 सुबह के सवा सवा 4 साढ़े 4 बजे तक मैं स्क्रिप्ट के बारे में, होटल के कमरे के अंदर अपने आप को उस कैरेक्टर को कैसे ढाल दूं, बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। तो एज के जी। 3 ग्रुप, 40 साल का एक है, बाद में 65 एज ग्रुप है, बाद में 82 एज ग्रुप है। और ये सब दिमाग में चलता रहा था मेरा। तो ये मेरी और योगेश जी की 695 के साथ वाला ये हमारा कनेक्शन रहा। ओह वाओ सर! और सर किस तरह से फिर आपने इस करैक्टर को निभाया क्योंकि आप एक लीड रोल में हो उसमें हम्म, और जब आपको इस तरह से आपने कहा कि मुझे एकदम से स्क्रिप्ट मिले और बहुत ही हम्म। मुश्किल होता है लेकिन क्योंकि आपने थिएटर किया है सर, तो कहीं न कहीं वो थिएटर भी काम आता है। तो थिएटर की थिएटर ही बारीकियाँ काम होती है। जी, थिएटर जी। ही काम, क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद वो जो जर्नी रहा मेरा थिएटर के प्रोसेस का, वो जर्नी ही मुझे काम आया। क्योंकि मैं एक अभिनेता अशोक समर्थ होने के नाते मैं उस रघुनंदन को ढूंढता रहा उस रात में। जी, मतलब मेरा यह प्रयास रहा कि थर्ड पर्सन बन के मुझे रघुनंदन नजर आना बहुत जरूरी था। कैमरे के सामने अगर मुझे कल जाना है तो मुझे अशोक समर्थ जाकर फायदा नहीं है, अशोक समर्थ को ले जाकर मुझे फायदा नहीं है, मुझे रघुनंदन को लेके जाना है। तो फिर उस बिल्कुल रात सर। मैंने आदरणीय परमहंत जो अपने रामचंद्र दास परमहंत जी के जितने भी सारे वीडियोस अवेलेबल थे, जी, वो मैं बाद में उनके बारे में मैंने जितना भी सारा लिटरेचर मौजूद था वो भी मैंने पढ़ा। फिर हमारे संवाद लेखक जो है आदेश जी, उनके साथ मैंने डिस्कस किया। और फिर मैंने योगेश जी से ये पूछा कि सर, उनके वीडियोस तो हमारे लिए अवेलेबल है, तो क्या जी, मुझे सेम टू सेम इसी तरह की नकल करनी है, या हमें उस सनातन हिंदू धर्म के विचारक और प्रसारक होने के नाते उन विचारों को लेके मुझे आगे जाना है। तो फिर जी, योगेश जी ने मुझे ये सिग्नल दे दिया कि अशोक भाई, हमें कोई किसी की नकल नहीं करनी है। हम सनातन हिंदू धर्म के उन रखवालदार में से एक रामचंद्र दास जी को प्रेरित ये किरदार निभा रहे हैं, तो हमें हमें इस सनातन हिंदू धर्म के विचारों को आगे ले जाना है। जी, उस उस वो एक संत मुझे नजर आना चाहिए, उस संत की एक बोली आपके मुंह से बाहर आनी चाहिए। और मेरे हिस्से में जितने भी मतलब जितने भी सारे डायलॉग्स हैं, उन डायलॉग्स के अंदर एक एग्रेशन है। ओके, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाले लाइन्स है, और उसमें एक जी, एग्रेशन है, उसमें एक विचार है। तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम हो रहा था कि मेरी ये पर्सनालिटी है, जी, और पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए मेरे पास वो डायलॉग्स बड़े पावरफुल थे स्क्रीन प्ले और कहानी के अनुसार। तब इसको मैं पोर्ट्रे कैसे करूं, ये मेरे लिए थोड़ी सी एक मतलब शंका मेरे मन में थी। तो फिर उन्होंने कहा कि मतलब हमेशा मेरा एक एक्टर होने के नाते हमेशा मेरा ये स्टडी होता है कि जी, मैं बहुत रियलिस्टिक लेवल पर जाकर काम करने की मुझे आदत है, बहुत ही सही लगे, जी, सच्चा, यानी कि वो रियल कैसे लगे। तो ये गिव एंड टेक मेरा और मेरे डायरेक्टर के बीच में रहा, योगी जी के बीच में रहा। एक जी, आध वाक्य में या किसी डायलॉग में चाहे कितना भी बड़ा एग्रेशन क्यों ना हो, लेकिन व्यक्त करने की जो भावना है, जरूरी नहीं है कि मुझे उसको उस एग्रेशन में ही बोलना, विचार है वो। और विचार व्यक्त करने के लिए शब्द की ताकत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके सहज स्वभाव से बोलने से भी वो रिजल्ट
हम ला सकते हैं। इस मुद्दे पे बिल्कुल। आके हम खत्म हुई और फिर उन्होंने मैंने कुछ पोर्शन उनको करके जी, दिखाया और कुछ पोर्शन करके दिखाने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि अशोक मैं यही चाहता था क्योंकि हम विचार को आगे ले जा रहे हैं। तो बिल्कुल जी, साइलेंट तरीके से तुम्हें बोलना है और हमेशा ध्यान रखना कि अपने मुद्दे को अपने उन विचारों को पोर्ट्रे करते समय वो एक जो सनातन हिंदू धर्म के जो क्योंकि गुरु और शिष्य का जो मेरा नाता है अरुण गोविल जी के साथ मेरा वो मेरे जी, गुरु है। यस, तो ये परंपरा तो रही है शांति शांति सद्भाव जी, सहनशीलता। तो हम हमारा एग्रेशन संतों को अगर हम पोर्ट्रे करने जा रहे हैं तो हमें उस स्वभाव को ही लेके चलना है। यहाँ पे हम लोग एक हो गए और फिर फाइनली मैंने नेक्स्ट डे उस तरीके से पहला सीन हमारा हनुमान गढ़ी पर शाम के 3 साढ़े 3 4 बजे के आसपास का सीन था मेरा। और जी, वो सीन होने के बाद मैंने पूछा कि करेक्ट जा रहे हैं हम लोग तो बोले कि बिल्कुल ही करेक्ट जा रहे हैं। तो इस तरीके से वो हमारी कहानी शुरू हुई। जी, जी। और सर योगेश भारद्वाज सर की मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर और डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हैं। और जी मैंने आपकी फ़िल्म का ट्रेलर भी देखा, मुझे बहुत ही पसंद आया है। और सर एक बात मैं कहना चाहूँगी, आपने अरुण गोयल जी के साथ आपके ज़्यादा सीन्स हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगी क्योंकि वो ऑलरेडी रामायण कर चुके हैं हम्म, और आई थिंक आपका ये फर्स्ट रोल था, माइथो उनके की साथ अगर मैं बात जी, जी। तो जी वो किस तरह का जो आपका अनुभव रहा है उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी? मेरा बहुत ही खूबसूरत अनुभव है उनके साथ एक्चुअली। मतलब होता क्या है कि हम सभी लोगों ने बचपन में रामायण देखी है और आज पूरा मतलब पूरा भारतवर्ष जब बात रामायण की आती है चाहे कितने भी बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस ने बाद में किया होगा अभी भी कर रहे होंगे लेकिन राम जब सामने आते हैं तो हमें अरुण जी का ही चेहरा हमारे सामने आ जाता है। मतलब रामायण रामायण के राम बिल्कुल। ये अरुण गोविल सर ही हम मतलब बचपन से वो छवि हमारे मन में रही है। जी, और जिस दिन मैं अयोध्या पहुंचा तो फिर योगेश जी को ऐसा लगा कि पूरे फिल्म के अंदर गुरु और शिष्य के रिलेशन पर ये एक कहानी आगे बढ़ती है तो फिर चलो मैं मिलवाता हूँ। और योगेश जी मुझे उनके कमरे में लेकर चले गए और बाकायदा उनको मैंने प्रणाम किया और फिर शुरुआत हुई बातचीत हुई। और जी, जो कहते हैं ना कि थिएटर की वजह से जो एक मेरा एक जो मजबूती एक बेस जो मेरा पक्का हुआ है तो जी, मुझे जब मैं अपने किरदार के बारे में सोचता हूँ जब मैं कैरेक्टर के बारे में जब कॉस्ट्यूम्स पहन के गेटअप रेडी होकर जब मैं अपने वैनिटी से मैं जब बाहर निकलता हूँ तो मैं हमेशा ही मेरा फोकस होता है कि मैं वैनिटी के बाहर जब निकलता हूँ तो ही मैं अपना किरदार लेके चलता हूँ। तब मुझे मेरे उस रास्ते में मतलब वैनिटी से निकलने के बाद मेरे लोकेशन पर पहुंचते समय मुझे बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता प्रैक्टिकली। तो ये मेरा काम करने का तरीका होने की वजह से उनको मैंने प्रणाम किया डिस्कस शुरू हुआ। और फिर आगे जब हमारे सीन साथ में शुरू हो गए जी, तो मतलब अभी परसों ही दिल्ली में हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ शूटिंग जी, साथ जी, में करते वैसे भी जब मैं शूट करता हूँ तो मैं ज्यादा उन चीजों में फंसता नहीं हूँ अटकता नहीं हूँ क्योंकि मैं और मुख्य भूमिका होने के नाते हमेशा वो एक जिम्मेदारी होती है एक्टर के ऊपर। बिल्कुल सर। और शूटिंग कंप्लीट हो गई सब अभी ये फिल्म रिलीज के लिए है और कल परसों 2 दिन पहले दिल्ली में हमारा प्रेस शो हुआ और जी, मैं तो विश्वास नहीं कर रहा था मतलब मैं मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हम साथ में बैठे थे और पत्रकार ने उनको सवाल पूछा एंकर ने कि सर बताइए आप अपने किरदार के बारे में वगैरह वगैरह जो तो उन्होंने मेरी इतनी तारीफ की कि मतलब मैं उनके बगल में बैठा था मैं मुझे जी, विश्वास नहीं
कि अरुण जी मेरे बारे में इतना बोल रहे हैं, उन्होंने वो आपको सुनने को मिले। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लिए तो एक अलग अनुभव रहा है इस किरदार रामायण के बाद, लेकिन मुझे जी, अपने डायलॉग मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे अशोक के डायलॉग्स मुझे याद है, क्योंकि मेरे जो शिष्य बने हैं, और अशोक जी, ने इतना बढ़िया तरीके से उन शब्दों के वजन को उठा, इतना मतलब बहुत कुछ वो मेरे बारे में बोल रहे थे। एक्चुअली मुझे बहुत जी। खुशी हुई, एक सीनियर एक्टर की ये जो एक क्या बोलते हैं उसे, एक रिसिट मुझे दे दिया उन्होंने कि ये वाली बात क्योंकि सर आपने भी बहुत ही अच्छा काम किया है, तो है। इसीलिए क्रेडिट तो आपको भी जाता है और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी ने भी इस फ़िल्म की सराहना की है और उन्होंने ये कहा था कि ये फ़िल्म बिना आँसू के देखी नहीं जा सकती। जी, 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 जी। मेरा ये तो उतना ही पोर्शन आपने सुना है, लेकिन जब मुझे वो ये कह रहे थे कि भैया सब लोग वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन मेरा गेटअप कंप्लीट अलग है, तो मैं इस रूप में था, तो मुझे जी, जी। पहचानना बड़ा उनके लिए। तो फिर हमारे श्याम जी और ये थे सभी, तो उन्होंने कहा कि सर रघुनंदन का जो किरदार जी उन्होंने निभाया है, जो क्योंकि पूरी पूरी जर्नी उनको मालूम थी, तो बोले ये वो जो रामचंद्र दास परमहंस जी का किरदार जो, तो वो मतलब मुझे देखते रह गए, और उन्होंने कहा कि ऐसे हाथ जोड़ के मुझे कहा कि मैं क्या बयां करूं, बोले क्या कहूं मैं, मतलब कमाल कमाल का आपने उस विचारधारा को कमाल का लेके आए आप। अगर मैं बहुत क्या कहते हैं उससे कि जब ऑडियंस की, वो तो एक विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, और जी, आम जनता भी वहां पे मौजूद थी, कुछ मतलब जिस तरीके से लोग इंटरेक्ट हो रहे थे, बड़ा खुशी का माहौल था, और जी। सिनेमा घर के अंदर पूरा एक इमोशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था, क्योंकि सब लोग कनेक्ट हो रहे थे एक्चुअली, ऐसा। बिल्कुल सर। और सर 695 का जो मीनिंग है उसके बारे में क्योंकि ये जो अंक है ये अलग-अलग मतलब इतिहास दर्शाता है। हम्म। इसका ये अलग-अलग छह इतिहास है। जी, ये 695 का जो मीनिंग है, सिनेमा के टाइटल के बारे में अगर हम सोचा जाए, तो ये 6 यानी 6 दिसंबर, जब बाबरी ढांचा उद्ध्वस्त हुआ था, 9 नवंबर यानी सुप्रीम कोर्ट ने वो आदेश दिया था, और 5 अगस्त यानी हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथों भूमि पूजन हुआ था। तो ये उसका टाइटल का ये कनेक्शन है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि केवल ये 3 तारीखों के अंकों के लिए सीमित नहीं है, क्योंकि ये रिजल्ट है, जी, ये नतीजे की बात है ये। लेकिन सिनेमा के अंदर का जो पूरा जो प्रवास है, जो पूरी फिल्म की जो जर्नी है, वो सनातन हिंदू धर्म के हमारी जो एक परंपरा आज तक जो चलती आई है, यानी कि हमारे आसपास की जो एक व्यवस्था है, हमारे राजकीय जो एक व्यवस्था है, और कुछ लोगों की हिंदुत्व की व्याख्या जो लोग करते हैं, तो अपने अपने तरीके से लोगों ने हिंदुत्व की व्याख्या बनाई है। ऐसा मेरा पर्सनल ये फिल्म करते समय का मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदुत्व की जो व्याख्या, सनातन हिंदू धर्म की जो परिपूर्ण करेक्ट अगर व्याख्या है, तो ये फिल्म जी। के अंदर आपको दिखाई देगी। सार्वभौमत्व के जो विचार था, ये हमारे सनातन हिंदू धर्म की परंपरा रही है, और ये विचार उस फिल्म के अंदर है। जी, जी। और सर ये फ़िल्म 19th ऑफ जैन को रिलीज़ हो रही है और सर ये फ़िल्म कहाँ-कहाँ पे रिलीज़ होगी? इसके ऑल बारे इंडिया, में भी हम पूरे पूरे ओके। भारत में। जी, जी। जी। और हम बहुत ही एक्साइटेड है सर इस फ़िल्म को देखने के लिए क्योंकि हमें भी पता चलेगा जो क्योंकि 500 साल पुराना आई थिंक मुझे लगता है इतना टाइम तो हो गया है। जी, 505 जी। साल, मतलब जी, जी। 505 साल तक हमारे संत महात्मा लोग ये राम जन्मभूमि के विवाद के लिए स- उस दौरान जितनी भी सारी व्यवस्थाएं आती गई, चली जी, जाती गई, उनके साथ लड़ते रहे, वो हासिल जी, करने जी। के
कितने सारे संत महात्माओं के उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन वो हासिल नहीं हो पाया। कितने लोगों ने ये आस लगा के बैठे थे, जैसे गुरु और शिष्य की जो हमारे रिलेशनशिप के अंदर अरुण सर का तो वही कैरेक्टर है कि आखिरकार वो जी, उनका स्वर्गवास हो जाता है और वो मेरे सपने में आके मुझे ये व्यक्त होते कि क्या मेरे जीते जी मैं प्रभु राम को मैं विराजमान होते समय में देख पाऊं या ना देख पाऊं। तो जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी एक गहरी जख्म जो थी अ, पिछले 505 वर्षों से जो चली आई हुई ये जो एक जख्म थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आज लोग 695 के जरिए देखने के बाद उनको ऐसा लगेगा कि यार कितना बड़ा संघर्ष रहा है हमारे सारे जी, जी, समाधि, कितनी कितने लोग मारे गए हैं, क्या नहीं हुआ था। और जी, सबसे बड़ी दुख की बात क्या है, मेरा अगर मेरा रघुनंदन का रामचंद्र दास परमहंस जी का जो थॉट प्रोसेस था, जी, वो सनातन हिंदू धर्म की विचारधारा को ले आने वाले अपने गुरु के साथ जो उनका एक वैचारिक द्वंद्व जो चलता रहा, वो द्वंद्व से वो सीख रहे थे कि गुरु जो मुझे कहता है वो मुझे आत्मसात तो करना है, लेकिन आज मेरा जो हिंदू है वो क्या चाहता है। तो ये जो एक बदलने की चाहत मन में रखे हुए जो हिंदू है कि हमें नहीं चाहिए वो, मतलब आपके शांति सहनशीलता और सद्भाव के मार्ग से 505 वर्ष हो गए इसके लिए, हिंदू जी, तब से कहता ही आ रहा है, स्वीकार करता आ रहा है, लेकिन फलीभूत कुछ नहीं मिली है। तो ये जो आज का हिंदू है, जो आज की ये जो पीढ़ी है, वो जी, उनकी कुछ अपेक्षा है हमारे धर्म धर्म से ही, वो कुछ उनकी कुछ डिमांड है, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले संत ये रामचंद्र दास परमहंस जी। जी, जी, मतलब कहीं ना कहीं आप मुझे बताओ, आपकी एक चीज है, जी, आप आपकी एक वस्तु है या कोई भी आपकी एक चीज है, जी, उसे अपना कहने से भी आपको डर लगता है। ये जी, कौन सा, ये मेरे देश की ये भूमि है, इस भूमि में मैंने जन्म लिया, सदियों से ये कहानी मैं सुनता आ रहा हूं, इतिहास के उस पन्नों ने भी मुझे ये सिखाया, लेकिन अभी के इतिहास के पन्नों से वो सारे मुद्दे गायब होते जा रहे हैं। मैं कई बार जी, ये चीज देखता हूं कि मेरे एक विद्यार्थी अवस्था, उस दौरान जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, जी, उस हिस्ट्री के जितने भी संदर्भ उस दौरान के थे, वो सारे संदर्भों को मैं आज के इतिहास के पन्नों में बदलते हुए मैं देख रहा हूं। जी, तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ये रही मतलब हिंदू ये शब्द को पल भर के लिए हम थोड़ा सा साइड करते हुए भी देखिए, तो ये आज की जो पीढ़ी है, जी, यूथ है, उन्होंने इन सारी चीजों से क्या उठाना चाहिए। इनको हम माँ बाप होने के नाते हम कहते कि लिटरेचर को पढ़ो, इन्होंने कौन सा लिटरेचर पढ़ना चाहिए। जी, इनको जो ज्ञात लिटरेचर इनको पूर्वजों ने जो उनको बताया, वो लिटरेचर मान के और स्कूल में जो पढ़े हैं वो सच मान के आगे चलते हैं, तो 25-20 साल के बाद वो सच्चाई आज के इतिहास के पन्ने में से गायब होती जा रही है। तो फिर हमारी ये जो युवा पीढ़ी है, जो हम कहते हैं कि हमारे देश का उज्जवल भविष्य इन्हीं लोगों के हाथों में है, कैसे जी, और कैसे रहेगा। राइट, करेक्ट विचारधारा उनके साथ नहीं है, किताबों के करेक्ट संदर्भ उनके साथ में नहीं है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, हमारे व्यवस्था बनाने के लिए हम जिनको वोट करके उस मकाम तक हम पहुंचाते हैं, कुछ अपेक्षा लेकर, कुछ आशा लेकर, तो वो सारी अपेक्षाएं
उनकी तरफ से फेल होती है वो लोग झेल रहे हैं वो। जी, तो ये जो बर्दाश्त करने का जो एक तरीका है, ये कहीं ना कहीं रामचंद्र दास परमहंस जी ने सोसाइटी में, समाज व्यवस्था के बीच में चलते फिरते घूमते, वो आदमी पैदल घूमते जी, थे और बंदरों जी, की तादाद इतनी है वहां पर कि मतलब अगर वो सड़क से निकलते थे तो फल वाले ठेले वाले को पैसा बांट कर कहते थे कि ये गाड़ी इधर ही उल्टी कर दो, आप ये खाने दो बंदरों को। मतलब इतना करीबी रिश्ता रहा उनका समाज के साथ। मैं जी, बंदरों की कहानी मैं आपको कह रहा हूँ कि मतलब अपने पैरों से, मतलब पूरे अयोध्या की गलियों में ऐसे पैदल घूमते थे, दूर दूर तक वो जाया करते थे। तो जो एक पीड़ा उन्होंने युद्ध अवस्था में जो देखी, तब जाके ये द्वंद्व कहीं ना कहीं गुरु और शिष्यों के बीच में खड़ा रहा। कि मतलब डायलॉग के जरिए वो चीज बाहर आती है कि वो बोलता है कि घटना दुर्घटनापूर्ण मौन 2 मिनट का हो सकता है गुरुदेव, 400 साल का नहीं। तो ये आज आज का जो बदलने की एक चाहत जो मन में लिया हुआ हिंदू है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला एक कैरेक्टर है। जी, जी। और सच में सर हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है और सर कितना मुश्किल था आपको ये करैक्टर करना क्योंकि आपको उस रोल में जो ढालना था और फिर जो जिस तरह से हिंदू के साथ हुआ था सनातन धर्म के साथ, तो किस तरह से आप करैक्टर से बाहर आते थे? सच कहूं, मुझे एक शेड्यूल होने के बाद मुझे कम से कम 6-7 दिन का एक गैप था बीच में। तो मेरे प्रोडक्शन जो हमारे प्रोड्यूसर साहब थे और हमारे प्रोडक्शन टीम के जो लोग थे और योगेश जी, इन सबको मैंने एक बात कही, ये बीच में जो 7-8 दिन का मुझे गैप है, 6-7 दिन का जो मुझे गैप है ना, मेरा टिकट मत कराओ। बोले क्या होगा भाई? मैंने उनको ये कहा कि एक मुख्य भूमिका होने के नाते में रघुनंदन को छोड़कर मैं यहाँ अयोध्या नगरी से अब मैं बाहर नहीं जाना चाहता, फिल्म को कंप्लीट करके ही मैं जाऊंगा। ओह! क्योंकि वो एक कनेक्शन लगता है काम करते समय, वहां की स्क्रिप्ट के साथ तो आपका कनेक्शन होता ही है, लेकिन साथ ही साथ उस माहौल से आपका एक जो जुड़ाव हो जाता है। और सीन शूटिंग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी रोजाना वो जब मैं ग्राफ को याद करता था कि मतलब इस सीन में ये हुआ था, इस सीन में ये हुआ था, तो मुझे हर रोज नई नई चीजें मुझे मिलती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों मैं मगर मतलब 6-7 दिन वहां पे जाऊंगा। बीच में मेरी फिल्म का एक शूटिंग आया था, किसी एक फिल्म का शूट आया था, तो वो डेट्स में उनको दे सकता था, लेकिन मैंने इनको कहा कि नहीं, मुझे ये अभी रघुनंदन, ये ब्रह्मन जी को छोड़कर मुझे अभी जाना नहीं है, मुझे उसी उसी एक माहौल में मुझे रहने दो। तो जी, मुश्किलें मुश्किलें मुझे वैसे वैसे कुछ मुश्किलें मुझे नहीं आई थी, जिम्मेदारी थी वो मेरी। बिल्कुल सर। क्योंकि ये एक ऐसा नहीं है कि 1000 साल पुराना कोई किरदार होगा। आज भी आप यूट्यूब पर जाकर आप देखोगे तो रामचंद्र दास जी की बहुत सारी वीडियोस आपको सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, विजुअली भी वो आपको नजर आएगी। लेकिन पहले ही मेरी चीज क्लियर हो गई थी कि मुझे नकल करनी नहीं है, मुझे उनकी विचारधारा को लेकर आगे जाना है, तो मेरे लिए ज्यादा आसान हो। तो ये जिम्मेदारी थी मुझे। चैलेंज वो नहीं था, चैलेंज मतलब हाँ, जी, कुछ चैलेंजेस ऐसे थे कि उस लिखावट को उठा पाना, उन शब्दों को उठा पाना, उस इमोशंस को कैरी कर पाना, ये जिम्मेदारी का काम था। वो चैलेंज इसलिए था मेरा कि कहीं उस वाक्य के एग्रेशन का अर्थ ऑडियंस तक गलत नहीं पहुंचना चाहिए। जी, उसके पीछे की भावना लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी था मेरे लिए। ये मेरे लिए चैलेंज था, क्योंकि मेरा बोलना ही उतना ताकतवर था। कि मतलब एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूं कि जब मेरे गुरु सुप्रीम कोर्ट से, या फैजाबाद कोर्ट का कुछ वो सीन है कि जी, ये राम जन्म स्थान का जो विवाद है, उसकी याचिका डाली गई थी
और उस कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि ये 400 साल पुरानी कहानी है, इसको सभी मुस्लिम और हिंदू आप सब लोग इसको भूल जाए, मतलब हिंदू लोग आप लोग भूल जाए तो ही इसमें भलाई है। तो वो हार लेके आए और मैं उस दिन पूजा पाठ करने के लिए बैठा था कि आज गुरुदेव उस न्यायालय के लिए, मतलब उस कोर्ट में चले गए, कुछ तो पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, ये आस लगा के बैठा हूँ। और वो आते बोलते कि रघुनंदन को बुलाओ, और आने के बाद इमीडिएट वो स्टेटमेंट करते कि रघुनंदन, हमने जो उस कोर्ट में जो रामलल्ला की छतरी चढ़ाने का जो एक चढ़ाने की याचिका डाली थी, वो कोर्ट ने खारिज जी। कर दी। बोले क्यों? तो उनका ऐसा ऐसा मानना है, ऐसा ऐसा कहना है। तो फिर मैं भी मायूस हो जाता हूँ कि, तो बोले कि सर अब अगर कोर्ट ही इसको इनकार कर रहा है तो अब हम हमारे इस विवादित जन्मस्थान के लिए न्याय किससे मांगेंगे? हम लोग किसके पास जाएंगे? अब थोड़ी देर पहले जो घटना मैं आपको बता रहा था कि आपकी ही वस्तु है, आप ही की जी। चीज है, और उसे मेरी कहने की हिम्मत भी मुझ में नहीं है। इतना हिंदू प्रताड़ित हो चुका है। एक लाइन में वो कहता है कि हिंदू इतना प्रताड़ित हो चुका है कि वो अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को भी अपना कहने से डरने लगा है। अब ये भाव हिंदुओं के मन में क्यों पल रहा है? अपनी चीज को अपना कहने से क्यों डर लगने लगा है? तब मतलब बात वही है विचारों की, जी। उस करेक्ट अपनी चीज को अपना कहने के लिए डरने की। बिल्कुल सर। और हिंदुओं ने बहुत ही सैक्रिफाइस किया है। सही है। जी। फिर और भाई इतना सर, किया है कि जी, जी, प्लीज़ कंटिन्यू। मेरी वैनिटी जहां खड़ी थी दिगंबर अखाड़ा के बाहर एक मठ है, जी। यही दास परमहंस जी का, हमने लाइव लोकेशन पे शूटिंग किया हुआ है पूरा। तो वो रामचंद्र दास परमहंस जी के गेटअप में आने के बाद वहां के बहुत सारे संत महंत जो लोग थे, वो बड़े प्यार से मुझे मिलने के लिए सेट पर आते थे, बुलाते थे मुझे। तो एक बार उन्होंने कहा कि अभी आपको शॉट के लिए कितना टाइम है? मैंने बोला है, बताइए आप मुझे। तो आप चले 2 मिनट नीचे उतरिए आप। तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे लोकेशन से नीचे उतरे, और सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद मुझे कहा कि ये जो गली आप देख रहे हैं, बोले हाँ, इसको गौर से देख लीजिए। बोले, मैंने बोला हाँ सर, मैं यही गलियों से तो रोज शूटिंग के लिए आता हूँ जाता हूँ। अब जहाँ पे आपकी वैनिटी खड़ी है, बोले हाँ, वो इलाका भी वो प्रीमाइसेस आप देख लीजिए। मैंने देख लिया। तो बोले जब हमारे 5,500 या 6,000 के आसपास हमारे जो हिंदू कारसेवक थे, उनके लाशों के ढेर इसी गली में, इसी सड़क पर, और इसी अखाड़े के जहां पे आपकी वैनिटी खड़ी, यहीं पे पूरे लाशों का ढेर गिरा हुआ था। ओह! उस दिन से नेक्स्ट डे वैनिटी से, अच्छा उस रात तो मैं सो नहीं पाया, मन में यही सब हलचल चल रही थी कि ये भूमि हम हिंदुओं की, यहां पे हर हिंदू पैदा हुआ, यहां पर ही उनके राम जन्म ले चुके थे, यही जी। वो जगह है जो विवादित जन्मस्थान साबित की गई। और उसी को अपना कहने के लिए जिन लोगों ने लड़ने की कोशिश की, वही लाशों के ढेर बने यहाँ पे लोगों ने देखा है। जी। तो फिर दूसरे दिन वैनिटी वैन से उतरते समय मुझे वो फीलिंग आने लगी थी कि कहीं अननेसेसरी वहां की जो मिट्टी थी मुझे लाल नजर आती थी। जी। पाँव नीचे रखते ओह! समय भी डर लगता था। ओह! मतलब ये मेरे साथ ऐसे हादसे वहां हुए हैं। मतलब ये पता नहीं, वो हो सकता है वो ज्यादा ही कैरेक्टर के प्रति ज्यादा ही कनेक्ट हुआ था, उसके लिए हो सकता है, या फिर ये जी। सच्चाई है, ये हमारे देश में ये हुआ था,
इसके सारे सबूत आज में हमारे पास अवेलेबल है। ये भी मैंने पढ़ा था तो शायद मैं ज़्यादा ही कनेक्ट हो गया था, बट ऐसा हुआ। जी, जी। और थैंक यू सो मच सर, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, जिस तरह से आपने अभी बताया, और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। और सर, आदेश के अर्जुन सर, जो कि जाने-माने राइटर हैं, जिन्होंने सूर्यवंशम, ऐतराज़, बड़ी-बड़ी फ़िल्में लिखी है। तो उनके साथ आपके मोमेंट्स सर? अब शायद मैंने पहले ही शुरुआती में मैंने ये कहा था कि उन्होंने मेरे प्लेस जी, देखे और उस दिन से लेके आज तक वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते, मुझे बहुत वो मानते हैं। और वो सिर्फ वो कितना मानते हैं वो उनके बातों से झलकता है। कई बार वो लेखक होने के नाते अपने शब्दों से व्यक्त होते हैं तो मुझ तक वो पहुंचता है। लेकिन मैं अभिनेता हो है मतलब मेरा अभिनेता होने के कारण मैं अपनी भावनाएं जो है वो उनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि मैं भी इन दोनों को, आदित्य जी को और योगी जी को मैं कितना चाहता हूँ, जी, कितना आदित्य जी को तो खैर एक लेखक के रूप में तो वो इतने सीनियर है, इतनी सारी बिल्कुल। बड़ी बड़ी कलाकारों के साथ उन्होंने लिखा हुआ है। और योगेश जी, जी ने मुझे पहली हिंदी फिल्म दी है, तो ये जो नाता है हमारा, ये, जी, जी। ये मतलब क्या कहते हैं उसे, ये जीवन भर ये एक रिश्ता ही है ना हमारा। जी, जी, बिल्कुल सर, और दोनों ही बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है, बहुत ही जी डाउन जी टू अर्थ सर। और कहीं न कहीं हमें ऐसी शख्सियत से सीखने का मौका भी मिलता है, और आज आपसे भी सीखने का मौका मिल रहा है। और सर, इसके अलावा भी जो आर्टिस्ट है, शैलेंद्र श्रीवास्तव सर, अखिलेन मिश्रा सर, एंड मनोज जोशी जी, जी जी। गोविंद नामदेव सर, उन्होंने भी इस फ़िल्म में काम किया है, और ये मेरा भी सौभाग्य है सर, मुझे भी एक साथ जो मेरे फ़ेवरेट आर्टिस्ट है देखने का मौका मिलेगा। तो सर, उनके साथ आपका जो एक्सपीरियंस रहा है सर, ये उन सब उसके के बारे में साथ भी? मैंने, इन सभियों के साथ इससे पहले भी मैंने काम किया हुआ है। ओह! गोविंद वाओ! जी हो, अखिलेंद्र जी जी, हो, इन सभी के साथ मैं पहले से काम कर चुका हूँ। मनोज जोशी जी, के सर के साथ मैं फर्स्ट टाइम किया हूँ। लेकिन हमारा साथ में कोई सीन नहीं है, वो क्लाइमैक्स में एक जी, कोर्ट जी, में आते। लेकिन और एक फिल्म हम साथ में कर रहे हैं, उस फिल्म में हमारा साथ में सीन है अभी। लेकिन क्या कहें, मतलब ये सभी लोग अपने अपने जमाने के, अपने अपने उस पीरियड के ताकतवर लोग हैं। मतलब मैं जब इंडस्ट्री में नया नया आ रहा था तो ये जी, गोविंद सर हो, अखिलेंद्र जी, इनके कितने बड़े नाम थे। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि एक ट्रेन्ड परफॉर्म करने वाले इन सभी दिग्गजों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है और मैं कर रहा हूँ। इस बात की खुशी जी, तो जी, हमें हमेशा होती है। जी, जी। बिल्कुल सर। और सर, आपने भी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, आपने भी एक अलग छाप छोड़ी है, चाहे मराठी की करूँ या बॉलीवुड की बात करूँ। तो आपको काफ़ी अवार्ड भी मिले हैं। और सर, उसके बारे में भी हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे, और सर, मैं आपको फिर से शो में इनवाइट करना चाहूँगी, क्योंकि जो आपकी जर्नी है, किस तरह से स्टार्ट हुई, क्योंकि आई थिंक टाइम कम पड़ जाएगा आपके लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और टाइम दें, क्योंकि आपके बारे में, क्योंकि मैंने आपकी सिंघम भी देखी है, उसमें आपका बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। नहीं नहीं, मैं जरूर, अभी अभी तो क्या जी, है कि इसी फिल्म के प्रमोशनल एक्टिविटीज में ज्यादा भाग चल रही है मेरी। लेकिन जी, जी। एक बार ये 22 जनवरी, कम से कम आई थिंक बिल्कुल सर। कितना इस मंथ, ये जनवरी पूरा जाने दीजिए, क्योंकि ये कहीं ना जी, कहीं उज्जैन जाना है, बाद में अयोध्या जाना है, लखनऊ जी, जी। घूमना है थोड़ा इस फिल्म के लिए। लेकिन जी, नेक्स्ट जी। टाइम जब हम बात करेंगे तो फिर हमारे जर्नी के बारे में शेयर करेंगे, जरूर जी, करेंगे। जी, बिल्कुल सर, एंड थैंक यू सो मच। और शैलेंद्र सर को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, जिन्होंने आपसे मिलवाया है, और सच में हमारा सौभाग्य है सर, आप जैसी शख्सियत से रूबरू होना और सीखना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और सर, जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को? ऑडियंस, हाँ, उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि भाई देखो, आपने अभी तक मुझे बहुत सारी हिंदी फिल्मों में, कमर्शियल सिनेमा में आप लोगों ने मुझे देखा और मेरे काम का अनुभव आपने लिया है।
लेकिन वाकई ये 695 695 जैसी फिल्म के अंदर एक अलग ही चरित्र निभाने का मुझे मौका मिला है। ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। ये मेरे लिए बड़ा एक्सपेरिमेंट करने का एक मेरे लिए इसमें मौका था। तो मैंने क्या कहते हैं उसे, मैंने अपने सनातन हिंदू धर्म की उस व्याख्या को सही जी, तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश और रामचंद्र दास परमहंस जी के उन धारा को लेकर आगे चलने की बात की है इस फिल्म के अंदर। और जो आपकी और मेरी, हम सबके पास 5 वर्षों से जो एक जख्म को लेकर हम जो चल रहे थे, उसके पीछे कितने संत महात्माओं का योगदान रहा है, उसका अनुभव अगर आपको लेना है, मैं तो कहता हूं कि लेना चाहिए। इस तरह बिल्कुल का सर। अनुभव आप लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी पढ़ने के लिए, सच्चाई के साथ पढ़ने के लिए, ताकतवर चीज जी, पढ़ने के लिए बहुत कम कुछ है। तो जी, यही एक माध्यम है, इस माध्यम के जरिए हम लोग व्यक्त होते हैं, अपनी भावनाओं को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। कि तो 695 19 जनवरी को जो प्रदर्शित हो रही है संपूर्ण भारत में, तो जी, मैं प्रार्थना करूंगा कि आप जाइए सिनेमाघरों में, वो देख लीजिए, और सोशल मीडिया के जरिए आप मुझ तक की सारी बातें पहुंचा दीजिए कि क्या मैं वो आनंद आप लोगों को मैं दे पाया हूं या नहीं पाया हूं। जी, जी, बिल्कुल जय सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत ही अच्छा लगा सर। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय थैंक यू श्री सो मच सर। जय श्री राम। थैंक यू सो मच एवरीवन, और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती, जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती, बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिंद है शहर